अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्वीन विद वाइज। स्वीन विद वाइज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत एक दुखी औरत रशीदा की कहानी है और रशीदा ही की जुबानी। मेरे शोहर जिस फैक्ट्री में मुलाजिम थे उसका मालिक बेहद नेक और शरीफ था। उसका नाम जमाल शाह था। जमाल शाह की काफ़ी जायदाद थी। जिस इलाके में उनकी रिहाइश थी उस इलाके में एक औसत दर्जे का मकान भी था जो 4 कमरों और एक सेहन पर मुश्तमिल था। ये घर अरसे से खाली पड़ा था। फैक्ट्री में काम करते हुए मेरे शोहर करीम एक मशीन के फटने से शदीद तरीके से झुलस गए और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से चले गए। वो जमाल शाह की फैक्ट्री के बहुत पुराने कारकुन थे। जमाल शाह को जैसे ही पता चला तो वो भी बहुत परेशान हुए, क्योंकि जमाल शाह की फैक्ट्री में मेरे शोहर बहुत अरसा दराज से काम कर रहे थे। जैसे ही मेरे शोहर फौत हुए जमाल शाह ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया और हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और मदद करने में कोई कसर ना छोड़ी। मुझे घर बैठे एक सिलाई सेंटर से कपड़े भिजवाते ताकि मैं मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे वो घर भी दे दिया जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पहले हम एक किराए के मकान में रहते थे, मगर मेरे शोहर के जाने के बाद उन्होंने वो मकान हमें दे दिया ताकि हम किराए से बच सकें। जमाल शाह ने हम पे बहुत ज़्यादा एहसान किए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनकी सारी अनायतें शर्मिंदगी में बदल गईं। जब मैं बेवा हुई तो मेरे 2 बच्चे थे, अहमद और तूबा। बस अब तो यही दोनों मेरी ज़िंदगी का सहारा थे और मेरा कुल सरमाया थे। बेटी मेरी 13 साल की थी और बेटा 12 साल का, क्योंकि अब शोहर तो रहा नहीं था और अपने बच्चों की परवरिश के लिए मुझे माँ और बाप दोनों बनकर इनकी परवरिश करना थी। बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए मैंने सख्त मेहनत शुरू कर दी और ये आस लगा ली कि शायद मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे सारे दुख दर्द दूर कर दे, मगर बाप का साया न होने की वजह से मेरा बेटा बहुत ज़्यादा आवारा हो गया और आवारा लड़कों की महफिल में बैठने लगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी और सारा दिन अपनी मेहनत में रहती। पहले वो सिगरेट पीना शुरू हुआ जिसका मुझे पता ही नहीं चला और न जाने कब आहिस्ता आहिस्ता वो नशे की लत में घुसता ही चला गया। और उसने 7वीं जमात के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया। पहले तो मुझे बहुत झटका लगा। मैंने उसको बहुत समझाया कि बेटा अब तुम ही मेरा सहारा हो और अपनी बहन का खुदा के लिए पढ़ लिख जाओ। और ये मैं सब किस लोगों के लिए कर रही हूँ? तुम लोगों के तो कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप को कल को मैं क्या जवाब दूंगी। लेकिन मेरे बेटे ने एक ना सुनी और एक ही ठान ली कि मुझे स्कूल नहीं जाना, और यूं इसने स्कूल भी छोड़ दिया। वो दिन रात घर से गायब रहने लगा। सुबह का निकलता शाम को घर वापस आता। पहले तो घर की अशिया गायब होने लगी और वैसे भी इस घर में गुर्बत के सिवा था क्या, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो भी मेरा बेटा बेचने लगा और अब बेचकर अपना नशा पूरा करने लगा। फिर वो मुझसे रकम तलब करता रहा। कहाँ तक मैं इसको देती? मैं तो बहुत मुश्किल से कमाती थी। मैं तो मेहनत मशक्क़त करके बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्चा उठाती थी, मगर मेरे बेटे को क्या परवाह थी। जब इसको मैं रकम ना देती तो वो मेरा गिरबान पकड़ लेता और गला दबाने लगता। तब मेरी चीखें निकल जाती, मेरी आंखों पे सिलाब आ जाते। पास मेरी बेटी बैठी बेचारी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती और उठकर मुझे बचाने आ जाती।
اور यूँ उसको बचाते बचाते मेरा बेटा उसको भी 2-3 थप्पड़ मार देता। मेरी बेटी बेचारी परेशान थी और अपने भाई को एक दफ़ा ये भी नहीं कहती थी कि भाई दफ़ा हो जो इस घर से, क्योंकि मेरी बेटी अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। बेशक वो एक नशा करता था, लेकिन मेरी बेटी को पता था कि हमारे घर का मुहाफिज यही है। उस वक़्त मेरी क्या हालत होती, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरी आंखों से आंसू बेख्तियार निकल आते, दिल फट जाता और न जाने क्यों बेटे के लिए बद्दुआ निकल आती। और यही बद्दुआ निकलती, अहमद खुदा तुझे समझे, अल्लाह करे तुझको फांसी लग जाए, अल्लाह करे तुझको फांसी लग जाए। क्योंकि जिससे ज़्यादा उम्मीदें लगाओ अगर वही दिल तोड़े तो बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पर अपनी औलाद, अपना बेटा। अब आप ही बताओ वो माँ क्या करे, क्योंकि मेरी तो सारी अपनी उम्मीदें ही अपने अहमद से वाबस्ता थी जो हाथ में मिल गई। मेरा बेटा या तो सारा दिन घर से गायब रहता या सारा दिन घर में सोता रहता। हमारे घर में अब एक ज़िंदा लाश की तरह था। मेरी बेटी मुझे बहुत समझाती, माँ चुप हो जाओ, जो होना था वो हो गया, भाई को प्यार दो, इसके पास बैठ के इसके लिए दुआ किया करो, जबकि बद्दुआ नहीं दिया करो। आखिर वो तुम्हारा बेटा है और मेरा भाई। और यूँ हम माँ बेटी बहुत मायूस हो गई। मैं अपनी बेटी से कहती, अरे तूबा बस करो बेटा, क्या कभी को नशे भी ठीक हुआ है? मुझे नहीं लगता कि अब ये राह रास्त पर आए। लेकिन मेरी बेटी मुझे यूं ही तसल्लियाँ देती रही। यूं आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मैं अपनी मेहनत डबल से भी ट्रिपल करना शुरू हो गई। और यूं मेरा बेटा रोज़ शाम को वापस घर आकर बहुत हम माँ बेटी पे जुल्म करता, कभी मारता, कभी गालियाँ देता, क्योंकि वो हमसे पैसे मांगता था। और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको बद्दुआएं देती थी, अहमद अल्लाह करे तू मर जाए, तू मर जाए। कभी कभी मेरी पड़ोसन घर आके कहती थी, रशीदा ना दिया करो अपने बेटे को बद्दुआ, माँ बाप की बद्दुआ अर्श हिला देती है। मैं आगे से रो देती, मैं कहती, बहन मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने इस बेटे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, मुझे अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। मैं पूरी रात अल्लाह ताला के आगे सजदे में दुआएं करती हूँ, अल्लाह मेरे बेटे पे रहम कर, इसको नेक कर दे या इसको मार दे, क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा जीना हराम कर दिया था। खैर उन दिनों मेरी बेटी ने मैट्रिक के पेपर दिए थे। मेरी बेटी मैट्रिक में इसने फर्स्ट पोजीशन ली थी। सारे मोहल्ले वाले हमारे घर में मिठाई लेकर आए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। यहाँ मैं ये भी बता दूँ, मेरी बेटी बहुत ही नेक थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और मेरा बहुत ख्याल करती थी। और मेरी बेटी दिन को स्कूल जाया करती थी, वापस आकर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना उसने शुरू कर दिया। एक दिन जमाल शाह की बीवी हमारे घर आई तो पूछने लगी, अब तूबा ने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से किया है, तो आगे आपकी क्या मर्ज़ी है? मैं बोली, बाजी आपको तो पता हम बहुत गरीब लोग हैं, मैं आगे इसका दाखिला अफोर्ड नहीं कर सकूँगी। मगर जमाल शाह की बीवी ने बोला, नहीं, खर्चा सारा हम करेंगे, बस आप इसको पढ़ाएं और ये जो बनना चाहते आप इसको बनाएं। अगर ये लॉयर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, मैं आपके साथ हूँ। मेरे दिल से जमाल शाह को उसकी बीवी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं निकली। बल्कि जमाल शाह की बीवी मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए एक एक सूट लाई। उसको इतनी खुशी थी। यूँ मेरी बेटी का एडमिशन कॉलेज में हो गया। मेरी बेटी बहुत परेशान रहती थी मेरी वजह से, अपने भाई की वजह से। एक दिन मेरी बेटी जैसे ही कॉलेज से वापस आई तो न जाने इसको क्या हुआ,
اس کو بہت زیادہ چکر آنے شروع ہوئے اور یہ ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ جب گھر واپس آئے، میری بیٹی واپس آئی تو اس کے ساتھ جمال شاہ کا بیٹا عاطف اور جمال شاہ کی بیٹی ثانیہ تھی۔ وہ جیسے ہی طوبیٰ کو اندر لے کے آئے تو میں بہت رونا شروع ہو گئی۔ عاطف بولا، آنٹی آپ پریشان نہیں ہو، یہ تو شکر کریں کہ ہم آ رہے تھے اور طوبیٰ ہماری ہی گاڑی سے ٹکرائی ہے، شاید اس کو چکر آ گئے تھے۔ میں نے فوراً ایک گلاس پانی لیا، اس میں لیمو ڈالا اور اپنی بیٹی کو پلایا۔ میری بیٹی کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ اتنی دیر عاطف اور اس کی بہن جمال شاہ کے جو بچے تھے وہ ہمارے گھر ہی بیٹھے رہے، اور جب طوبیٰ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ اپنے گھر چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دن سے ہماری بربادی شروع ہونے والی ہے۔ خیر میری بیٹی روٹین کے مطابق کالج جاتی رہی، اور میری بیٹی نے نوٹ کیا کہ 2 یا 3 دن ہو گئے ہیں عاطف ہمارے کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ پہلے تو میری بیٹی نے اس بات کو درگزر کیا، لیکن پھر اسے محسوس ہونے لگا کہ عاطف میرے لیے کھڑا ہے۔ ایک دن میری بیٹی جیسے ہی چھٹی ہوئی کالج سے، آدھے راستے میں تھی کہ عاطف اپنی گاڑی لے کے پیچھے سے آ گیا اور بولا، طوبیٰ میری بات سنو۔ طوبیٰ کو تو یہ بات پہلے ہی کھٹک رہی تھی۔ طوبیٰ نے بولا، بھائی ہم بہت شریف لوگ ہیں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا بھائی نشہ کرتا ہے، میری ماں بہت محنت کرتی ہے، خدا کے لیے میرا راستہ چھوڑ دیں، ہمیں ہمارے حال پہ جینے دیں۔ یہ کہہ کر میری بیٹی گھر آ گئی۔ اس ساری بات کے دوران میری بیٹی نے مجھے کوئی بات مجھ سے شیئر نہیں کی۔ ہو سکتا وہ یہ سوچتی ہو کہ میری ماں تو پہلے ہی بہت دکھی ہے، میں مزید اب اس دکھ میں کیا ان کو تکلیف دوں۔ دوسرے دن دوبارہ پھر میری بیٹی کالج گئی اور دوسرے دن پھر عاطف وہیں کھڑا رہا۔ واپسی پر عاطف نے میری بیٹی کو زور سے دھمکی لگائی، میری گاڑی میں بیٹھو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی بیچاری اپنی عزت کے لیے وجہ سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عاطف اس کو ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں جا کے اس نے کہا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ طوبیٰ یہاں پر بہت پریشان ہوئی، ایون یہاں تک کہ عاطف نے بہت زیادہ دھمکیاں دی۔ میری بیٹی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بیٹی وہاں سے بہت مشکل سے عاطف سے جان چھڑوا کر آ گئی۔ یوں آہستہ آہستہ مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی کے دل میں عاطف کے لیے محبت کیسے جاگ گئی۔ عاطف نے میری بیٹی کو بہت سہانے خواب دکھانا شروع کر دیے، اور میری بیٹی نے مجھ سے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ پھر ایک دن عاطف نے اور میری بیٹی نے نکاح کر لیا۔ میری بیٹی گھر آئی، جیسے ہی وہ گھر آئی آگے میرے بیٹے نے ایک بحران مچایا ہوا تھا، مجھے پیسے دو، مجھے پیسے دو۔ میں بولی، خدا کے لیے بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے مت ذلیل کرو، میرے پاس اس دفعہ کچھ بھی نہیں، جو میں نے کپڑے بیچے تھے، کپڑے سلائی کر کے وہ میں آج آتے ہوئے راشن لے آئی ہوں۔ لیکن میرا بیٹا کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر میرا بیٹا اپنی بہن طوبیٰ سے لڑ پڑا، ارے طوبیٰ تم دو پیسے مجھے، تمہارے پاس پیسے ہوتے ہیں اور تم تو ویسے بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہو۔ طوبیٰ بولی، بھائی خدا کی قسم میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ویسے بھی سب بچوں کے ماں باپ 5 تاریخ کو پیسے دیتے ہیں۔ میرے بیٹے نے ہم دونوں کو گالیاں دینا شروع کر دی، اور پاس پڑا اسکول کا بیگ میری بیٹی کا یوں وہ ٹٹولنے لگا۔ اس نے اچانک سارا بیگ میری بیٹی کے کالج کا کھولا اور زمین پر الٹا کر دیا۔
मेरी बेटी की बैग से चंद किताबें गिरी, कुछ सिक्के गिरे और कुछ कागजात। मेरे बेटे ने वो सिक्के उठाए और साथ ही वो कागजात। जैसे ही मेरे बेटे ने वो कागजात पढ़े तो उसके ऊपर निकाहनामा लिखा था, तूबा वल्द करीम, आतिफ वल्द जमाल शाह का निकाह। मेरे बेटे ने तो शोर शुरू कर दिया और बोला, अच्छा निकाह कर लिया है, और वो भी इतने रईस आदमी के बेटे से। वाह, तुम तो एक बहुत ही बड़े आदमी की बहू बन गई हो और कहती हो मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा बेटा उस वक्त सख्त नशे की आलम में था और उसका नशा टूट रहा था, उसका जिस्म टूट रहा था, न जाने वो क्या क्या बोल रहा था। मेरी बेटी जो कि दरवाजे की दहलीज पे खड़ी थी वो थर थर कांपने लगी और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी आखिरी रात और आखिरी दिन है। मैं भी अपनी बेटी से कोई सवाल तो कर नहीं सकती थी। मेरा बेटा ही बोले जा रहा था, न जाने वो नशे की लत में क्या क्या बोल रहा था और यूं शोर मचाता कहराम मचाता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं और मेरी बेटी, हम इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके पीछे बाहर जाएं। जैसे ही मेरा बेटा जमाल शाह के घर के पास पहुंचा तो आगे से उसका सामना आतिफ से हो गया। वो आतिफ से बोला, आतिफ कहाँ जा रहे हो, और ये छुप छुप के कहाँ जा रहे हो? ये देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे वाह, तुमने तो निकाह कर लिया है वो मेरी बहन के साथ। ये तो बहुत नेकी का काम किया है, और इतने ज़्यादा रईसज़ादे के बेटे होके तुमने मेरी बहन गरीब के साथ निकाह कर लिया। यार कोई मिठाई लाओ, मिठाई बांटो और अपने माँ बाप को दो। जैसे ही आतिफ के कानों में ये आवाज़ें पड़ी, आतिफ तो आगे से मेरे बेटे को बुरा भला कहना शुरू हो गया। आतिफ बोला, अरे जाओ, दफ़ा हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं निकाह और तुम्हारी बहन से? लगता तुमने आज ज़्यादा ही नशा कर लिया है, या तुम्हारा नशा टूट रहा है जो मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम दे रहे हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और ये मेरे बेटे को बहुत ज़ोर से इसने थप्पड़ मार दिया। उस वक्त इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे बेटे और आतिफ के दरमियान कोई बंदा नहीं था। आतिफ का घर थोड़े फासले पर था। जब आतिफ ने ये बात कही कि तूबा मेरी बहन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे बेटे को आतिफ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने बोला, अगर वो तुम्हारी बहन है तो ये क्या है? वो बोला, अरे जाओ, जाली निकाल लेके तुम लोग आ जाते हो हमें बदनाम करने के लिए, हमसे पैसा बटोरने के लिए। मेरे बेटे ना आओ देखा ना ताओ, पता नहीं क्यों कहाँ से उसकी जेब में खंजर था, एक चाकू टाइप था उसकी जेब में। उसने आतिफ पे वार करने शुरू कर दिए। इतने वार किए कि आतिफ को उठने ही नहीं दिया। यूं बहुत ज़्यादा शोर पड़ गया और वो निकाहनामा आतिफ के खून से लथपथ हो गया। वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी ये निकाहनामा है ये क्या है। उसकी हर तहरीर आतिफ के लहू से सुर्ख हो चुकी थी। फिर क्या था, आतिफ के वालिदैन ने पुलिस को फ़ोन किया। मोहल्ले वालों ने, पुलिस आ गई, मेरे बेटे को पकड़ के ले गई और जमाल शाह अपने बेटे को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गया। हम माँ बेटी अपने घर में ही ये तमाशा देखते रहे। हमें नहीं पता था कि ये सब हम पे क़यामत टूटने वाली है। फिर क्या था, मेरे बेटे को जेल हो गई, उधर आतिफ की डेथ हो गई। आतिफ इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे बेटे को जेल हो गई। मेरा बेटा पूरा रास्ता
पुलिस वालों से यही इल्तिजा करता रहा, धोखेबाज आतिफ, उसने मेरी बहन से निकाह किया। पुलिस वाले भी बोलने लगे, अरे कौन सा निकाह, बकवास बंद करो। और यूं सब मोहल्ले वाले और लोग भी यही कहते रहे कि माँ बाप की बद्दुआ अर्श हिला देती है। माँ के मुंह से जब भी बद्दुआ निकलती थी यही निकलती थी, अहमद तुझे फांसी हो जाए। यूँ मेरे बेटे को फांसी हो गई और हम माँ बेटी ने वो मोहल्ला, वो घर जमाल शाह का छोड़ दिया और हम किसी और जगह एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरी बेटी बहुत मेहनती थी और फिर यूँ 2 से 3 माह के बाद मैंने अपनी बेटी का एक अच्छी जगह रिश्ता कर दिया। लड़का बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं था तो वह गरीब, लेकिन बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ और मेहनत कश था। यूँ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। मेरी बेटी की शादी के बाद मेरी बेटी मुझे भी अपने साथ ले गई और मेरा दामाद बहुत ही नेक और सुलझा हुआ था। यूँ मुझे ऐसे लगा कि जैसा मेरा अहमद है। मैंने एक बेटे को खो दिया, लेकिन अल्लाह ने मुझे दूसरा बेटा दे दिया। शायद यह हम माँ बेटी को अपनी गुर्बत का सिला मिला था, या मेरी बेटी को जो बहुत ही नेक और पाकीज़ा थी, ये उसको शोहर नेक फरिश्ते जैसा इंसान मिल गया। वो मेरी बहुत इज़्ज़त करता, बहुत खिदमत करता और इस बुढ़ापे में अब वो मुझे हर तरह से मेरा ख्याल करता, मेरी दवाई टाइम से लाता और हर चीज़ का मेरा ख्याल करता। मेरे व्यूअर्स, ये है मेरी दुख की कहानी।